और अगर हम बात करें फॉर अ गैसियस मिक्सचर, ठीक है, अगर हम बात करें फॉर अ गैसियस मिक्सचर, ठीक है, तो अगर हम गैसियस मिक्सचर की बात करेंगे तो हम वहां बात करेंगे एम मिक्सचर, ठीक है, एम मिक्सचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी मिक्सचर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर मेरे पास O2 है और O3 है, ठीक है, और इनके मोल्स का रेशियो दिया है 2:1, ठीक है, 2:1 इज द मोल्स रेशियो, ठीक है। अगर ये इनके मोल्स का रेशियो है, ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, एम एवरेज, ठीक है। एम एवरेज कितना आएगा, तो मैं कहूंगा 2 × 32 और प्लस का 1 × 48, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना होगा 2+1, ठीक है। तो यहां से एम एवरेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये तो क्या आ गया एम एवरेज। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ये कितना हो जाएगा, एम एवरेज, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अगर हमको गैसियस का मिक्सचर दिया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर वेपर डेंसिटी मिक्सचर दे रखा है तब तो आप एम मतलब एम मिक्सचर निकाल सकते हो, और अगर एम मिक्सचर निकालना पड़ा, अगर आपको मोल्स रेशियो दिया है, ठीक है, तो आप वहां से एम मिक्सचर निकाल सकते हो। अगर आपके पास ने एम मिक्सचर आपने निकाल दिया, फिर एम मिक्सचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, तो ये जो होता है ये बराबर होता है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपसे अगर कोई पूछा कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, इन C6H12O6, अगर ग्लूकोज में आपसे कोई कार्बन की परसेंटेज पूछे, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा वो कितना होगा, वो होगा मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो मास ऑफ द एलिमेंट क्या मतलब है, यहां पर कार्बन के 6 एटम है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में कितना मास ऑफ द एलिमेंट है उसका, तो मैं बोलूंगा 12 × 6, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो 12 × 6 प्लस 12 एटम ऑफ द हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ द ऑक्सीजन, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और इनटू 100 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि इस कंपाउंड में इतना परसेंट कार्बन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है, अगर आपको दे रखा है कि द परसेंटेज ऑफ सल्फर, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन इज 3.2%, ठीक है, 3.2%, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मिनिमम, ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है, मोलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखा है इंसुलिन में, कितना दे रखा है, 3.2%, ठीक है, 3.2%। अच्छा, मुझे ये नहीं पता है कि इंसुलिन में कितना सल्फर, वो इसने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन इसने एक चीज बोला है कि आपको मिनिमम मोलर मास ऑफ द इंसुलिन बताना है। अगर मिनिमम मोलर मास ऑफ द इंसुलिन पूछा है तो उसमें एटलीस्ट 1 सल्फर तो प्रेजेंट होगा ही, अगर सल्फर का परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। तो मैं ये मांग चलता हूं कि अगर मिनिमम पूछा है तो उसमें 1 सल्फर प्रेजेंट है, तो 1 × मोलर मास ऑफ द सल्फर वो कितना होता है, 32, और डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मोलर मास ऑफ द इंसुलिन वी कैन फाइंड, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टिक्योमेट्री की, ठीक है। तो स्टिक्योमेट्री पहली बात होता है क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं बोलूं N2 + 3H2 गैस, ठीक है, N2 गैस
प्लस 3H2 गैस, ठीक है, कंबाइन होकर के ये बना रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये जो इनके आगे कोफिशिएंट लिखे गए ना, जैसे N2 के आगे 1 है, ठीक है, H2 के आगे 3 है और NH3 के आगे 2 है, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी गई है ये, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये मोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स भी, और या तो प्रेशर, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं मोल्स में लिखूं तो मैं कहूंगा 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ N2 कंबाइन विद 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। अच्छा, अब अगर उसके बाद हम बात करें फॉर गैसियस मिक्सचर, फॉर गैसियस मिक्सचर, ठीक है। तो अगर हम गैसियस मिक्सचर की बात करें, हम बात करें अगर आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT की, तो होता क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर मैं फिर से यही एग्जांपल लूं कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, 2NH3 गैस, ठीक है, 2NH3 गैस। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 कंबाइन होगा 3 वॉल्यूम ऑफ H2 से एंड टू फॉर्म कितना 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैं मोल्स को डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकता हूं, वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर वॉल्यूम का यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं यहां पर लीटर मिलीलीटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने लिया 50 ml ऑफ H2, ठीक, 50 ml ऑफ H2, अगर 50 ml ऑफ मैंने H2 लिया तो यहां पर कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी N2 की और कितना ml बनेगा अमोनिया का। तो अगर आप यहां पर देखो तो मैं बोलूंगा कि इसके 3 मोल ऑफ H2 कंबाइन करेगा 1 मोल ऑफ N2 से, ठीक है, 3 मोल कंबाइन कर रहा है 1 मोल से, तो 1 मोल ऑफ H2 कितने मोल ऑफ N2 से कंबाइन कर रहा है, तो 1/3 मोल से, ठीक है, 1/3 से। और ये कितना है 50 ml, तो ये कितना जाएगा 1/3 इंटू 50 ml, ठीक है, N2। अगर मैं बात करूं अमोनिया का, देखो 3 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसके 1 मोल से कितना फॉर्म होगा 2/3, और कितना वॉल्यूम है 50, तो इंटू 50 ml ऑफ अमोनिया यहां पर बनेगी, ठीक है। तो ये बस हमको मतलब कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये देखना आना चाहिए, ठीक है, कि ये क्या इससे अगर मुझसे कोई रिएक्शन देकर के पूछ लिया कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट में कितना लेफ्ट हुआ, ठीक है, और कितना प्रोडक्ट बना, ठीक है, फाइनल मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, तो हमको इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करें अगर कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ अगर लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो पहली बात ये होता क्या है, इट इज द रिएजेंट, it is the reagent which is consumed in a reaction earlier, in a reaction earlier, मतलब किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले जो कंज्यूम होता है वो हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, व्हाट एवर product is formed, product is formed will be based on the basis of the limiting reagent, ठीक है, based on the basis of limiting reagent, ठीक है। आपका रिएक्शन में क्या मतलब कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, ये डिपेंड, ये बेस्ड होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है। अच्छा, और जो भी, ठीक है, अच्छा, एंड द अदर रिएक्टेंट, ठीक है, द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि
अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए ना किसी रिएक्शन में, ठीक है, यहां पर हमने ये जो लिखा है ना कि इट इज ए रिएजेंट विच इज कंज्यूम इन ए रिएक्शन अर्लियर, ठीक है, और व्हाट यूर प्रोडक्ट इज फाउंड विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एलआर एंड द अदर रिएक्टेंट, ठीक है, एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सिस रिएक्टेंट। हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम पहचानेंगे कैसे, इसके कुछ स्टेप हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर दे रखी है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि डिवाइड द मोल्स, ठीक है, डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट with their respective stoichiometric coefficient, ठीक, respective stoichiometric coefficient, ठीक है। the least value, ठीक है, the least value will be LR, will give LR। मतलब सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आपको सबके नंबर ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स में उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगी वो मेरा LR होगा, और उस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कौन कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे हम ये भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात से मैं बात कर रहा हूं कि 48 ग्राम कार्बन, ठीक है, ये कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम O2 से, ठीक है, टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि कार्बन कंबाइन विथ O2 टू फॉर्म CO, ठीक है। तो कार्बन 48 ग्राम है, ठीक है, 48 ग्राम और कार्बन का 48 ग्राम है, ठीक है, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 48 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया आपके पास 4 मोल, ठीक है। देखो बाकी जो कैलकुलेशन है मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इन सब की कैलकुलेशन आप बगल में करना, इसके नीचे मत करना, इसके नीचे आपको मोल्स लिखने हैं। अगर मैं 32 ग्राम O2 है, इसका मतलब O2 का मेरे पास 1 मोल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं फाइंड आउट करूं लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो यहां पर कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 4 डिवाइड बाई 1 करने पर ये 4 आएगा। O2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका मोल 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 कितना है 1। तो यहां पर लिस्ट कौन है, ये अगर 1 लिस्ट है तो यहां पर क्या होगा, मेरा जो O2 है ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, ये क्या बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये क्या बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब क्या होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये क्या होगा कंज्यूम होगा, ये तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी कार्बन सॉलिड लेफ्ट, ठीक, एंड CO गैस फॉर्म, ठीक, एंड द CO गैस फॉर्म। तो मुझे लिमिटिंग रीजन पता चल गया कौन था O2, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये कंज्यूम हो जाएगा। अब आप देखो O2 के 1 मोल से, मतलब O2 का 1 मोल कार्बन के 1 मोल से क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं पहले तो रिएक्शन ही अनबैलेंस है, ये 1/2 होगा, ठीक है। अच्छा अगर ये 1/2 भी होगा तो इसको 1/2 करोगे तो ये 2 आएगा, ठीक है, फिर भी यहाँ पर 2 मिनिमम ही है, तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी क्या है O2 ही है, ठीक है, O2 ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप देखो इसके 1/2 मोल कंबाइन करेंगे किस कार्बन के 1 मोल से, ठीक है, हाफ कंबाइन कर रहा है 1 मोल से, ठीक है, हाफ कंबाइन कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन से। तो आप ये बताओ, ठीक है, अगर 1/2 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ कार्बन,
तो 1 मोल ऑफ O2 कितने कार्बन के मोल से कंबाइन करेगा, तो मैं कहूंगा 1 डिवाइड बाई 1/2, मतलब इसके 2 मोल से कंबाइन करेगा। कितने से कंबाइन करेगा, 2 मोल से कंबाइन करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा, ठीक है, अगर ये 1 मोल कंज्यूम हुआ तो ये कितना कंज्यूम होगा, 2 मोल कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना, ये 4 - 2 मतलब 2 मोल। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार अगर आप देखो तो इसके 1/2 मोल से CO का 1 मोल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके 1 मोल से इसके कितने मोल फॉर्म होंगे, तो मैं कहूंगा 1 डिवाइड बाई 1/2 मतलब कि 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। अब ये जा कितना रहा है, 1 मोल ही जा रहा है, तो 2 × 1 तो ये कितना बनेगा, 2 मोल। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन है, ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10, ठीक है, P4O10 attain when 1.24 gram P4 react with 1.92 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि P4 सॉलिड रिएक्ट कर रहा है O2 से, ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है, P4O10। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 5O2, तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं बात करूं, ठीक, अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ P4, तो ये मुझे दे रखा है 1.24 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या करो, मोल्स ऑफ P4 निकाल लो, और क्या निकाल लो, मोल्स ऑफ O2 निकाल लो। तो मोल्स ऑफ P4 जब फाइंड आउट करोगे तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 मोल। ठीक है, ठीक है, और O2 के भी मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, 1.92 डिवाइड बाय मास ऑफ द O2, तो इसके वो कितने हो जाएंगे, 1.92 और डिवाइड बाय 32। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है 0.06 मोल। ठीक है, तो मेरे पास P4 के मोल्स पता हो गए, मेरे पास किसके मोल्स पता हो गए, O2 के मोल्स पता हो गए। अब दूसरा काम किया, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप करो डिवाइड। ठीक है, तो 0.01 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, और 0.06 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 5। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 0.012 और ये आएगा 0.01। ठीक है, तो अभी आप देखो तो यहाँ पर लिस्ट कौन है, ये क्या है, लिस्ट है। अगर ये लिस्ट है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये तो क्या होगा, कंज्यूम होगा। अब मुझे पता है कि इसका 1 मोल इसके 5 मोल से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, 5 मोल से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये कितना लेफ्ट होगा, तो 0.06 था, इसका 1 मोल अगर इसके 5 मोल से कंबाइन हो रहा है तो 0.01 कंबाइन होगा इनटू 5 से। ठीक है, तो इतना लेफ्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 0.01 मोल। ठीक है, उसी प्रकार इसके 5 मोल से इसका इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 0.01 मोल से कितना बनेगा, 0.01 मोल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, द मास ना, तो आपको क्या पता चल गया, मोल्स पता चल गया। तो अगर आपसे कोई मास पूछेगा तो 0.01 इनटू मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द P4O10। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 284 ग्राम, 284 ग्राम। तो ये कितना आ गया इसका। अच्छा, अगर कोई आपसे O2 की भी बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 मोल और इंटू 32 ग्राम। ठीक है, इतना O2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर कितना रिएक्टेंट लेफ्ट होगा एट द एंड और कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और उसके बाद जब डीपीपी करेंगे तो थोड़ा बहुत डाउट होगा। ठीक है, तो उसमें 1-2 ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, अगर हम बात करें परसेंटेज यील्ड की, ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड होती है एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ये क्वेश्चन वाला हमको देगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन वाला हमको देगा क्योंकि ये एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। ठीक है, जो क्वेश्चन वाला या तो पूछ सकता है या तो हमको वो देगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं थ्योरेटिकली। और डिवाइड बाय क्या होता है, एक्सपेक्टेड
या फिर थियोरेटिकल यील्ड, थियोरेटिकल यील्ड, और इनटू आप क्या कर दो 100, तो ये आपकी क्या जाती है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन वाला देगा, ठीक है, आस्क या फिर गिवन, ठीक है, या तो देगा या तो ये पूछेगा, और ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, अच्छा, अब ये डाउट तो ये आता होगा कि ये एक्चुअल और थियोरेटिकल ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ठीक है, देखो, द डिफरेंस इन यील्ड, द डिफरेंस इन यील्ड, कौन सी यील्ड में, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल यील्ड में जो डिफरेंस आता है मे बी, ठीक है, मे बी ड्यू टू लॉस ऑफ रिएक्टेंट, लॉस ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन, अकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, जैसे मान लो मैंने N2 प्लस H2 से कंबाइन कराया, ठीक है, मुझे बनाना क्या था अमोनिया, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि कुछ समय बाद यहाँ पे N2H4 भी फॉर्म होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड या फिर थियोरेटिकल यील्ड में। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मे बी ड्यू टू द लॉस ऑफ द रिएक्टेंट ड्यूरिंग अकरेंस ऑफ द साइमल्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो बाय द वे हमको तो यहाँ पर परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज यील्ड मेरा क्या होगा, एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड, जो या तो क्वेश्चन वाला देगा या तो वो हमसे पूछेगा, और एक्सपेक्टेड या फिर थियोरेटिकल यील्ड ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो, अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये हमको दिया है 20 ग्राम। ठीक है, अच्छा, इसको हीट करने पर एक तो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है, और बन रहा है CO2 गैस। ठीक है, और ये CO2 गैस फॉर्म हो रही है कितनी, 5 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ये कितनी हो रही है, 5 ग्राम फॉर्म हो रही है, और आपसे पूछा है परसेंटेज यील्ड कितना होगा। ठीक, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये तो हमको इसने दे रखा है कि मेरे पास 5 ग्राम CO2 फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल हमको दे रखा है कि 5 ग्राम CO2 बन रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड या फिर थियोरेटिकल कितना बनना चाहिए था, ये हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्टिक्योमेट्री। ठीक है, स्टिक्योमेट्री के कैसे, देखो, जैसे अगर मैं इसके मास में खेलूं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो इसका 1 मोल, ठीक है, इसके 1 मोल से CO2 के 1 मोल फॉर्म होंगे। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम, इसका मतलब अगर 1 मोल है तो इसका 100 ग्राम, ठीक है, इसके 100 ग्राम से इसका 1 मोल मतलब कि ये 44 ग्राम फॉर्म होगा। इसका मतलब 1 ग्राम से ये 44/100, ठीक है, इतना ग्राम बनेगा। तो आपको कितना दिया है, 20 ग्राम, कितना दे रखा है, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम से ये बनेगा 44 डिवाइड बाई 100 इंटू 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.8 ग्राम, क्या आ जाएगा, 8.8 ग्राम। तो मेरे हिसाब से इतना बनना चाहिए था थियोरेटिकली। ठीक है, 8.8 ग्राम फॉर्म होना चाहिए था। अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बन रहा है, मतलब अगर 1 मोल मतलब कि हम मास में अगर खेलें तो मोल्स इनटू मोलर मास गिव्स द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम CO2, तो 1 ग्राम से 44 डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो मुझे दिया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम से कितना बनना चाहिए था, 8.8 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखा है, कितना बना, 5 ग्राम। ठीक है, तो अगर इसका हम परसेंटेज यील्ड की बात करें, ठीक है, परसेंटेज यील्ड की बात करें तो कितना होगा, 5 जो एक्सपेरिमेंटल बना था डिवाइड बाय थियोरेटिकल 8.8 जो हमने कैलकुलेट किया और इनटू 100 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, परसेंटेज यील्ड होती है एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड या फिर थियोरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड या तो क्वेश्चन वाला दिया रहेगा या तो वो पूछ सकता है, और एक्सपेक्टेड या फिर थियोरेटिकल यील्ड ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ्रॉम द स्टिक्योमेट्री।
ठीक है, और यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया, ठीक है, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो और आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। अगर उसके बाद हम कुछ और बात करें परसेंटेज यील्ड में, ठीक है, तो इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज गिवन, अगर परसेंटेज यील्ड ही आपको रिएक्शन का गिवन हो, ठीक है, तो आपको देखो करना है, आपके पास रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज यील्ड गिवन है, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज यील्ड से। और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहे हो, रिवर्स रिएक्शन आ रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ता है परसेंटेज यील्ड से, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो तो आपको परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहे हो तो आपको परसेंटेज यील्ड से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है, इसको हमने हीट किया तो वही यहां पर बना कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और क्या बना आपके पास, CO2 गैस, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है 80%, कितनी, 80%, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको इसने ये दे रखा है कि मेरे पास 5 मोल था कैल्शियम कार्बोनेट, कितने, 5 मोल मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, और आपको परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन दे रखी है 80%, ठीक है। तो देखो इसके अगर 1 से, अगर इसके 1 मोल बन रहे थे CO2 के, तो इसके 5 मोल से इसके 5 मोल बनने चाहिए थे, लेकिन ये कब होता है, जब परसेंटेज यील्ड 100% होती तो, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज यील्ड कितना है, 80%, और हम रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमको क्या कर देना है, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में CO2 के कितने मोल्स बनेंगे, तो मैं कहूंगा 5 × 80 डिवाइड बाई 100 मोल ऑफ CO2, ठीक है, इतने मोल ऑफ CO2 फॉर्म होंगे अगर इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 80% है तो, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, कि 0.4 मोल, ठीक है, 0.4 मोल PCl5 कंबाइंस विथ 1.8 मोल ऑफ H2O, 1.8 मोल ऑफ H2O, ठीक है। इफ 65.7 ग्राम HCl is formed, HCl is formed, ठीक है। तो आपसे कह रहा है देन द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन विल बी, ठीक है। अगर 0.4 मोल ऑफ PCl5, ठीक है, PCl5 प्लस H2O, ठीक है, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, इट विल बी द फॉर्म द H3PO4, ठीक है। ये वैसे पर क्वेश्चन में दिया रहेगा रिएक्शन की, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 0.4 मोल ऑफ PCl5, ठीक है, कंबाइन कर रहा है 1.8 मोल ऑफ वाटर से, ठीक है, और यहां पर क्या बन रहा है, 65.7 ग्राम ऑफ HCl is formed, then the percentage yield of the reaction will be, ठीक है। अब पहली बात तो आप ये देखो कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक, यहाँ पर अगर इनके मोल्स ही आपको दे रखे हैं तो आप इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर से आप क्या निकाल दो कि LR कौन है, ठीक है। तो ये 0.4 ही होगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 4 या 4 से डिवाइड करोगे तो ये 0.42 है, सॉरी 0.45 आएगा ना, इसका मतलब ये LR है। अगर ये LR है तो ये क्या होगा, पूरा कंज्यूम होगा, ठीक। अब और इसके बेसिस पर कितना HCl बनेगा मैं वो बात करूंगा। अच्छा, अगर यहां पर देखो तो इसके 1 मोल से ये 5 बन रहा है, ठीक, 1 मोल से कितना फॉर्म हो रहा है, 5 मोल, तो 0.4 मोल से अगर मैं बात करूं तो HCl बनेगा 0.4 इंटू 5 मोल, ठीक, 0.4 इंटू 5 मतलब 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl बनना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसके मास की बात करूं तो मैं करूंगा कि 2, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द HCl, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1
प्लस 1 इंटू 35.5, इट इज द क्लोरीन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 73 ग्राम ऑफ HCl। थियोरेटिकली इतना बनना चाहिए अगर ये दिया है क्वेश्चन में तो, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि HCl बना कितना, वो कह रहा है 65.7 ग्राम HCl बना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज इल्ड की, ठीक है, तो परसेंटेज इल्ड कितना होगा, परसेंटेज इल्ड होगा एक्सपेरिमेंटली कितना बना है डिवाइड बाय थियोरेटिकली कितना है 73 ग्राम और इनटू क्या कर दूं 100, देन इट विल बी द परसेंटेज इल्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटे तरीके से सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, तो बस इसको सीख लो। ये होता है क्या है, देखो, सिंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन number of atoms remains conserved। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, सो मोल्स ऑफ एटम्स विल आल्सो remains conserved। ठीक, अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर है तो उसके मोल्स भी कंजर होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, इससे मैं बात कर रहा हूं C5H12 आपको दिया है और प्लस O2। ठीक है, और ये फॉर्म कर रहा है 5CO2 एंड प्लस 6H2O। ठीक है, 6H2O। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है, इट ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है कि एक एटम पर लगता है। ठीक है, एक एटम पर लगता है, एक एटम पर लगता है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हमेशा एक एटम पर लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लिखा कि इन केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम इज रिमेन्स कंजर्व्ड, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, सो मोल्स ऑफ एटम विल आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। आप यहां पर देखो रिएक्टेंट में आपके पास कितने एटम हैं कार्बन के। ठीक है, तो आप कहोगे 5 एटम। ठीक है, तो 5 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो मैं कहूंगा 5 इंटू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मतलब 5 मोल ऑफ आपके पास यहां पर क्या है, कार्बन। और अगर आप रिएक्टेंट में देखो, तो एक कार्बन एटम है। ठीक है, एक कार्बन एटम है और उसके कितने 5 मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी आपके पास 5 मोल ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो 12 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप इस साइड बात करो तो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 6 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, मतलब कितना 12 मोल ऑफ H2, सॉरी हाइड्रोजन। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप यहां पर देखो आपके पास कितना है 16 मोल ऑफ H ऑक्सीजन, और इधर आप देखो तो 5 इंटू 2 इधर है प्लस 6 इंटू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हर एक एटम के मोल क्या है, कंजर्व्ड हैं। ठीक है, सेम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैंने रिएक्शन लिखा C4H10, ठीक है, प्लस O2, इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O। देखो, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा रहे हो ना, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हो, तो यहां पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब ही नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का यूज कर रहे हो, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो कार्बन के कितने एटम है, 4। ठीक है, कार्बन के 4 एटम है और केवल इसी में है C4H10 में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर POAC अप्लाई करूं फॉर कार्बन, तो मैं क्या लिखूंगा 4, ठीक है, 4 इंटू, ठीक है, 4 एटम है, इंटू मोल्स ऑफ
C4H10, C4H10, और ये किसके बराबर कर दूंगा, प्रोडक्ट में अगर देखो तो यहां पर एक कार्बन एटम है, ठीक है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लेना देना नहीं है, आप सिंपल यहां पर POAC अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं कि जिन दो कंपाउंड में सेम एलिमेंट हैं, ठीक है, जिन दो कंपाउंड में सेम एलिमेंट हैं, मैं उस एलिमेंट के मोल्स को इक्वल कर सकता हूं, ठीक है, मैं उस मोल्स को इक्वल कर सकता हूं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। मैं POAC का यूज करके उन दो एटम में उस एलिमेंट के मोल को इक्वल कर सकता हूं जो कॉमन है, ठीक है। जैसे अगर मैं POAC अप्लाई करता हूं फॉर O2, ठीक है, फॉर O2, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा O2 के कितने 2 एटम, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, ये किसके बराबर होगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं POAC अप्लाई करूं फॉर हाइड्रोजन, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्टकट है, देखो आपको ना रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है, ना आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लेना देना है, आप सीधे क्या देख रहे हो, उन दो कंपाउंड को देख रहे हो जिसमें सेम एलिमेंट है, आप सीधे उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर दे रहे हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक है। तो अगर हम इसकी बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas, CO2 gas obtained by the combustion of 216 ग्राम पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन क्या होता है, C5H12, आपने इसको कंबस्शन किया, मतलब इसको जलाया, तो ऑफकोर्स O2 के प्रेजेंस में आपके पास बनेगा क्या, आपके पास बनेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। आप रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूं कि मैं POAC अप्लाई कर रहा हूं फॉर कार्बन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू मोल्स ऑफ C5H12 is equal to 1 into moles of CO2, moles of CO2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू मोल्स ऑफ C5H12, तो इसका गिवन मास आपको दिया है 260, ठीक है। और अगर आप इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करो C5H12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 और प्लस का 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, तो 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट, मैं यहां से मुझे मिल गया मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, इसको कैंसिल आउट करोगे 3, तो मोल्स ऑफ CO2 मुझे मिल गया 15 मोल, ठीक है। और अगर मोल्स ऑफ CO2 मिल गया तो इसका जो मास होगा, ठीक है, मास ऑफ CO2 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 और इंटू 44, ठीक है। देखो कितने आसानी से हमने इसको बाय अप्लाइंग POAC, जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाया, आपको तुरंत एक आंसर निकल गया, आपको न रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है, न स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लफड़ा है, न लिमिटिंग रीजन खोजना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है, सिक्वेंशियल रिएक्शन जैसे ए से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना B+C, फिर जो B+C प्रोडक्ट बना, इसमें से मैंने B को कंबाइन किया D से, और यहां पर एक प्रोडक्ट बना E, फिर E कंबाइन हुआ F से और एक प्रोडक्ट क्या बना G, तो इसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि Cl2, ठीक है, प्लस 2KOH, ठीक है, इट विल बी द फॉर्म KCl
और प्लस का KClO और प्लस का H2O, ठीक है। उसके बाद दिया है 3KClO, ठीक है, फॉर 2KCl और प्लस KClO3, ठीक है। फिर 4KClO3 से क्या बन रहा है, KCl प्लस 3KClO4, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4, ठीक है, प्रोड्यूस्ड 568 ग्राम Cl2 इज यूज्ड, ठीक है। सेकेंड क्या पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और थर्ड पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ Cl2 is required to produce 69.25 ग्राम KClO4, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस, ठीक है, 568 ग्राम ऑफ Cl2 इज यूज्ड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं मोल्स ऑफ Cl2 की बात करूं तो ये कितना होगा, ये होगा गिवन मास 568 और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द Cl2 71, तो ये कितना आ जाएगा 8 मोल, ठीक है। इसका मतलब 8 मोल ऑफ Cl2 यहाँ पर लिया गया था, ठीक है। तो इस रिएक्शन के बाद फिर से मैं लिख देता हूँ Cl2, ठीक है, प्लस 2KOH, यहां से क्या बना KCl, ठीक है, और प्लस का KClO और प्लस का H2O, ठीक है। उसके बाद 3KClO, ठीक है, यहां से बन रहा है 2KCl और प्लस का KClO3 और फिर 4 मोल ऑफ KClO3 it will form KCl प्लस 3KClO4, ठीक है। अब आप देखो, आपने Cl2 के कितने मोल लिए थे, 8 मोल ऑफ Cl2, ठीक है। तो दूसरे रिएक्शन में आपका काम क्या आ रहा है, KClO, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, इसके 1 मोल से KClO के 1 मोल बन रहे थे, ठीक है। तो इसके 8 मोल से ये कितना बनेगा, 8 मोल, ये कितना बनेगा, 8 मोल। अब यही 8 मोल दूसरे रिएक्शन में काम आया है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं KClO3 का, तो आप यहां से देखो, इसके 3 मोल से इसका कितना बन रहा था, 1 मोल बन रहा था, ठीक है। तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 1/3 और इंटू 8 कर दो, इतना मोल बनेगा, ठीक है। फिर ये 8/3 मोल, ठीक है, 8/3 मोल, तो 8/3 मोल से KClO4 कितना बनेगा, तो 3/4 इंटू 8/3, मतलब कितना बनेगा, 2 मोल ऑफ KClO4, ठीक है। तो अगर इसका मोलर मास की बात करें तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ KClO4 होता है 138.5, तो ये कितना हो जाएगा, 277 ग्राम, ठीक है। तो पहले में शायद यही पूछा था, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द KClO4 प्रोड्यूस, तो ये तो हो गया, ठीक है। चल, दूसरा क्या कर रहा है, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो KClO3 का अगर हम मास की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 मोल्स बने हैं ना, इतना ही तो बना है KClO3, कितना, 8/3 मोल्स, ठीक है। और इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कर दो तो 122.5, ठीक है, तो इतना ग्राम, ठीक है। अच्छा, KClO3 भी आ गया। फिर क्या पूछा था, KCl, देखो अब KCl यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 8 मोल बनेगा, ठीक है, 1 मोल Cl2 से 1 मोल ऑफ KCl, तो 8 मोल से 8 मोल बनेगा। फिर यहाँ पर कितना बनेगा, देखो
तो 3 से 2 मोल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 8 मोल। ठीक है, फिर अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर 4 से 1 बन रहा है, तो 1 से बनेगा 1/4 और इंटू क्या कर दूं 8/3। ठीक है, तो टोटल मोल्स की अगर मैं बात करूं कि टोटल मोल्स ऑफ KCl, ठीक है, तो KCl के टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे 8 और प्लस का 16/3 और प्लस का 8/12। ठीक है, इट विल बी द टोटल मोल्स। ठीक है, और अगर आपको मास चाहिए तो आप क्या कर दोगे इनटू KCl का मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ KCl। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ KCl कितना होगा 39 और प्लस का 35.5। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा टोटल मोल्स और इतना मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको क्या दे देगा टोटल मास। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ Cl2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 69.25 ग्राम ऑफ KClO4। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक इस केस में क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन क्या कहते हैं Cl2 प्लस का 2KOH। ठीक है, यहां से ये था KCl प्लस KClO, ठीक है, और प्लस का H2O। फिर मेरे पास था 3KClO और इससे फॉर्म हुआ था 2KCl और प्लस का KClO3। ठीक है, और थर्ड रिएक्शन क्या थी 4KClO3 और यहाँ से फॉर्म हो रहा था KCl और प्लस का 3KClO4। तो इस केस में देखो थर्ड केस में आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि KClO4 39.25 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसके मोल्स की बात करूं, ठीक है, तो इसके मोल्स कितने आएगा 69.25 और डिवाइड बाय इसका मोलर मास। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना होता है 138.5। ठीक है, 138.5। ठीक है, अब ठीक है, तो यहां से बनते हैं ये 0.5 मोल। 0.5 मोल। अब आप देखो 3KClO3 के लिए इस KClO3 कितना रिक्वायर्ड है 4। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब इसके कितने मोल हो जाएंगे 4/3 और इंटू का 0.5 इतना मोल। तो यहां पर भी कितना आएगा 4/3 इंटू 0.5 ना। आपको रिएक्शन को उल्टा चलाना पड़ेगा क्योंकि इस केस में आपको KClO3 कितना प्रोड्यूस हुआ आपको दे दिया और मास ऑफ द Cl2 पूछा है। ठीक है, तो अगर आप उल्टा करो तो ये इतना मोल है। ठीक है, अगर यहां से आप इसके फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से कितना बन रहा है इसके 3, तो ये हो जाएगा 3/1 और इंटू का 4/3 और इंटू का 0.5, तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे 2 मोल। ठीक है, ये कितना हो गया 2 मोल, तो इसके 1 से 1 ही बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके 1 मोल के लिए ये 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा 2 मोल ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं मास ऑफ Cl2 की बात करूं कितना हो जाएगा 2 इंटू 71 ग्राम, मतलब कितना आ गया ये 142 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है अगर हम बात करें सॉल्यूट की, ठीक है, तो ये होता है द कंपाउंड विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, द कंपाउंड विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, और अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्वेंट की तो द कंपाउंड विच इज जनरली प्रेजेंट in large amount,
ठीक है। लेकिन याद रखना ये डिफिनीशन तभी वैलिड है, ठीक है, ये दोनों डिफिनीशन तभी वैलिड होंगे जब इफ फिजिकल स्टेट, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम, ठीक है। अगर तीनों के स्टेट सेम है तो आप सीधे देखो कौन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो आपका सॉल्यूट होगा, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म आर यूज्ड, ठीक है, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ solute and solvent in a given solution, in a given solution, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म यूज किए जाते हैं ये बताने के लिए कि गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो वैरायटी आती है वो आती है वेट अपॉन वेट परसेंट, वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये पहला केस होता है कि वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। और वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, अगर मैंने बोला 20 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, और प्लस का 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब आप देखो अगर मैं वेट अपॉन वेट परसेंट की बात करूं, ठीक है, 20 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम क्या है, वाटर है, इसका मतलब ये क्या है, सोल्यूट है, ठीक है, और ये क्या है, मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। तो अगर मैं वेट अपॉन वेट परसेंट की बात करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 20 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, 20 ग्राम। अब अगर मैं बात करूं वेट ऑफ सॉल्यूशन की, तो आप ये देखो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 20 और प्लस का 100 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जैसे अगर मैं और एग्जांपल, ठीक है, जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिल गया कि 20% वेट ऑफ वेट NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप इससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर 20% वेट ऑफ वेट NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, केवल आपको यही लिख के दिया है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ये लिख दूं कि अगर 20 ग्राम NaCl, ठीक है, इज प्रेजेंट, इसका ये मतलब निकलेगा इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अगर केवल आपको दिया 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, तो यहां से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले लोगे तो 20 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे तो 20% ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
हम यहां से अगर वेट ऑफ सोल्यूट, तो एक तो मेरे पास मिल गया वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है तो हम कहेंगे 20 ग्राम। अच्छा, फिर अगर हम बात करें वेट ऑफ सोल्यूशन की, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन मुझे कितना दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, अब मैं यहां से बात कर सकता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट की। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन और माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 80 ग्राम। ठीक है, जैसे और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मुझे दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, 20 ग्राम सोल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट NaCl। ठीक है, अच्छा यहां से देखो, यहां से क्या पता चल रहा है कि 20 ग्राम सोल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट NaCl। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं वेट ऑफ NaCl की बात करूं, ठीक, अगर मैं वेट ऑफ NaCl की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा बोलो, अगर मैं इसके पहले फार्मूला है, यहां पर इसने क्या दे रखा है कि 20 ग्राम सोल्यूशन, इसने वेट ऑफ सोल्यूशन आपको बता दिया। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 20 ग्राम। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर मुझे वेट ऑफ वेट परसेंट NaCl पता है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 20, ठीक है, 20% जो दिया है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वेट ऑफ NaCl डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन 20 ग्राम इंटू 100 के। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, यहां से मेरे पास वेट ऑफ NaCl में फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाता है 4 ग्राम। ठीक है, और दूसरा मैं क्या निकाल सकता हूं वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूशन 20 ग्राम और माइनस वेट ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है। ठीक है, वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए वो होता क्या है, और ये बेसिक कुछ टर्म थे, अगर ये दिया हो तो हमको क्वेश्चन वाले ने क्या क्या दे दिया ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा टर्म होता है वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट। ठीक, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका क्या मतलब होता है कि मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute present in, mass of solute present in 100 ml solution। ठीक है, 100 ml solution। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट जो होता है ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml और इनटू क्या कर दूं 100। ठीक है, फिर से वही, अगर मुझे मान लो दिया हो कि 20%, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 20 ग्राम सोल्यूट, 20 ग्राम सोल्यूट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यहां से मुझे वेट ऑफ सोल्यूट पता चल जाएगा, और वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा तो हम कहेंगे वो कितना होगा 20 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा 20 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में मुझे उसने डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी होती 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं वेट ऑफ सोल्यूशन की, तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है मुझे पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी दे रखी है 1.2 और वॉल्यूम कितना है 100, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 120 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ द सोल्यूट पड़ा है, वेट ऑफ द सोल्यूशन पड़ा है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और वो कितना हो जाएगा 120 माइनस 20 दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, दैट इज 100 ग्राम। अब आप देखो, अभी हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था कि वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, हमने बोला था ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक, मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। ठीक है,
और डिवाइड बाय क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा तो इधर आ जा दिख रहा है आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो टर्म लिखा है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या बन जाता है, वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट और वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट के बीच में, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता हो तो। ठीक है, उसी प्रकार एक और टर्म होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, केवल आप जानते रहो ये होता है क्या है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंट की बात करूं तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कोर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू का क्या कर दूं 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है मोलैरिटी, ठीक है, क्या होती है मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि मोल्स ऑफ, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो क्या डिफाइन करती है, मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, ठीक है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पर बात करो मिलीलीटर की, ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम को मिलीलीटर में दे दिया, देखो ये क्या है, ये है मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, अगर हम इस यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मोल्स पर लीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं मोल्स ऑफ सोल्यूट की, ठीक है, अगर मुझे मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा मोलैरिटी और इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अच्छा, अगर कल को मुझे वॉल्यूम इन मिलीलीटर पता हो, ठीक है, अगर वॉल्यूम इन मिलीलीटर पता हो तो उस समय ये क्या डिफाइन होता है, मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आपको यही पता होना चाहिए कि 1 मिलीमोल्स इक्वल टू कितना होता है, 10 टू पावर -3 मोल्स, ठीक है। तो 1 मिलीमोल्स इक्वल 10 टू पावर -3 मोल्स, ठीक है। तो मिलीमोल्स ऑफ, अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो आप वहां पर क्या डिफाइन कर दोगे, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट को, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें मोलैलिटी की, ठीक, मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो डिफाइन होती है मोलैलिटी, और मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, इन केजी, ठीक है। तो ये डिफाइन होती है मोलैलिटी, ठीक है।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि आपकी जो मोलैरिटी होती है, ठीक, आपकी जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक, मोलैरिटी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आपकी मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो देखो फिर से हम वही बात करते हैं, अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक, अगर मेरे पास सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं डिफाइन करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ये बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। तो आप यहां से देखो, अगर मैं इनका रेशियो फाइंड आउट करूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ठीक है, तो ये पहली चीज, ये दूसरी और ये तीसरी, और चौथी चीज ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये दोनों किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्विंग हमको हेल्प करेंगे कि अगर हम बात करते कि अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की, तो हमको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन में दो ही चीज होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फिर उनका रेशियो और सोल्यूशन में जितने भी चीज प्रेजेंट है उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने लिखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, 1 के बराबर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की, जो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, ठीक है, और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का ये मतलब है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है, M1V1, ठीक है, और आपने इसको डाइल्यूट किया, ठीक, आपने इसको डाइल्यूट किया और फाइनली इसका मास हो गया M2 और वो सॉरी M फाइनल ले लो, ठीक है, और वॉल्यूम ले लो V फाइनल, ठीक है। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो मोल्स क्या होगा, ठीक है, हमने अभी देखा कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि M1V1, ठीक है, अगर मैं इसको इनिशियली ले लूं, ठीक है, तो M इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर बस इतना ही चीज है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है और आपने उसको डाइल्यूट करके, ठीक है, आप उसको फाइनल पोजीशन पर ले गए, तो अगर इनिशियल मोलैरिटी ये थी और इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल मोलैरिटी ये है और फाइनल
वॉल्यूम ये है, तो अगर ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कांस्टेंट करेंगे तो एम इनिशियल इंटू वी इनिशियल इक्वल टू एम फाइनल इंटू वी फाइनल होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग की, ठीक है, तो देखो जब हम सोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो जब हम सोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ते हैं दो प्रकार के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। एक तो होते हैं नॉन आइडल सोल्यूशन, एक क्या होते हैं, नॉन आइडल सोल्यूशन, ठीक है, और एक होता है आइडल सोल्यूशन, आइडल सोल्यूशन। तो आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, ठीक है, हमने क्या किया, एक दूसरे सोल्यूशन को मिक्स कराया, जिसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम क्या है v2, ठीक है, तो फाइनली एक नया सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इसकी मोलैरिटी को मैं बोल देता हूं m फाइनल और वॉल्यूम को क्या बोल देता हूं v फाइनल। तो अगर ये नॉन आइडल सोल्यूशन का केस होता है ना, तो इस केस में जो v फाइनल होता है हम उसको v1 प्लस v2 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आइडल सोल्यूशन की, तो आइडल सोल्यूशन में v फाइनल इक्वल टू v1 प्लस v2 होता है, ठीक है। तो ये हम जो केस लेके चल रहे हैं, ये हम लेके चल रहे हैं फॉर आइडल सोल्यूशन, ठीक। अगर आइडल सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो हम आइडल सोल्यूशन के मिक्सिंग के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग, ठीक, मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग ये बराबर होंगे किसके, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, ठीक, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग क्या थे बोलो, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, और आफ्टर क्या हो जाएंगे, m फाइनल इंटू v फाइनल, ठीक है। तो एक ये भी चीज है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। विल गिव v वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, v वॉल्यूम O2 गैस, ठीक है, v वॉल्यूम O2 गैस, ठीक है, एट एसटीपी, एट एसटीपी, ठीक है, फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन, ठीक है, एट एसटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 एक्वस सोल्यूशन विल गिव v वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट एसटीपी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 लीटर, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन, तो 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन विल गिव v लीटर, ठीक है, v लीटर वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, v लीटर O2 एट एसटीपी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 ml, ठीक है, 1 ml H2O2 एक्वस, तो 1 ml H2O2 एक्वस सोल्यूशन विल गिव v ml O2 एट एसटीपी, ठीक है। तो इसका ये मतलब था, ठीक है, हमने यहां देखा अगर v वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिखा है, इसका मतलब 1 लीटर ऑफ H2O2 एक्वस सोल्यूशन कितना देगा, v वॉल्यूम ऑफ O2 गैस देगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो 20 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम, दूसरे पेज में ले लेते हैं,
ठीक है, अगर लिखा हो मान लो 20 वॉल्यूम, ठीक है, 20 वॉल्यूम H2O2 ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, या फिर 20 वॉल्यूम VH2O2, ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 1 लीटर H2O2 एक्वस सोल्यूशन गिव्स कितना? 20 VO2, ठीक है, 20 V, एक लीटर लिए है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा, सॉरी 20 लीटर O2 एट STP, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 1 ml H2O2 एक्वस सोल्यूशन की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 ml ऑफ O2 एट STP, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है H2O2 का, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लेवल्ड ऑफ H2O2 आपको दे रखा होता है। अगर लेवल्ड ऑफ H2O2 जो है, अगर वो V वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर हम 1 वॉल्यूम लेंगे H2O2 एक्वस सोल्यूशन का, तो वहां से V वॉल्यूम किसका मिलेगा? O2 गैस का एट STP, ठीक है। तो अगर हम 1 लीटर की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? V लीटर O2। अगर हम 1 ml की बात करें तो मुझे कितना मिलेगा? V ml ऑफ O2 मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लेवल्ड ऑफ H2O2 को V वॉल्यूम ले, ठीक है, V वॉल्यूम ले, तो अब इस केस में 1 लीटर ऑफ H2O2 में मुझे 20 लीटर ऑफ O2 मिलेगा, ठीक है। और 1 ml ऑफ H2O2 में, ठीक है, हमको कितना मिलेगा? 20 ml ऑफ O2 मिलेगा एट STP, ठीक है। तो ये तुमको दिया रहेगा कि लेवल्ड ऑफ H2O2 कितना है, ठीक है। तो अगर लेवल्ड ऑफ H2O2 आपको दिया हुआ है, फिर उसके बेसिस पर आपसे वो पूछ सकता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ O2 मिलेगा एट STP अगर हमने इतना लीटर H2O2 का एक्वस सोल्यूशन लिया है तो, ठीक है, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें मोलैरिटी ऑफ H2O2, ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 क्या होती है? मोलैरिटी ऑफ H2O2 होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 11.2, ठीक है। यहां से आप क्या डिफाइन कर सकते हो? मोलैरिटी ऑफ H2O2, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, अगर मुझे उसने दे रखा है 16.8 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगर दे रखा है 16.8 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब है इसका अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है H2O2 का, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 16.8, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसकी मोलैरिटी की बात करें तो हम लिखेंगे 16.8 डिवाइड बाई 11.2, सिंपल। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को 11.1 से आप डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? मोलैरिटी ऑफ H2O2, ठीक है। यहां पर देखो एक चीज की हम और बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, फ्रॉम वेट अपॉन वेट परसेंट, ठीक है, एंड वॉल्यूम, सॉरी वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, कि अगर मुझे वेट ऑफ वेट परसेंट और वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट दिया हो तो मैं मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट फार्मूला है कि जो मोलैरिटी होगी, ठीक है, वो होगा 10 इंटू वेट अपॉन वेट परसेंट, ठीक है, इंटू डी। डी क्या है? डी इज द डेंसिटी, ठीक है, डी क्या होगी? आपकी डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और अगर आपको वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट दिया है तो 10 इंटू, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, और डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, और इसका आपको वेट अपॉन वेट परसेंट इसने आपको दे रखा है 80, ठीक है, और डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं मोलैरिटी करूंगा कितना आ जाएगा? ये 10, ठीक है, इंटू 80 इंटू 1.2 और डिवाइड बाई
NaOH का मास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23 और प्लस का 16 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 मोलर, ठीक है। तो अगर मुझे वेट अपॉन वेट परसेंट और वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट पता हो तो मैं मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था, अगर आपको 16.8 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन दे रखा था, ठीक है। अगर यहीं पर आगे आपको दे देता कि इस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है, ठीक है, इस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है, डेंसिटी आप ले लो 0.951, ठीक है, ग्राम पर ml, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैंने मोलैरिटी पूछा। अगर मैं यहीं पर पूछ देता कि वेट अपॉन वेट परसेंट कितना होगा, ठीक है, तो मुझे पता है कि जो मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी कितना होगा 10 इंटू वेट अपॉन वेट परसेंट, ठीक है, और इंटू 0.951 और डिवाइड बाय क्या होगा वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H2O2। तो H2O2 मतलब कितना होगा, ये 2 इंटू 2 और प्लस का 32, तो ये कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो यहां से मैं वेट अपॉन वेट परसेंटेज ही फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। थर्ड मुझसे क्या पूछ सकता था, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट भी पूछ सकता था, क्योंकि मुझे मोलैरिटी पता है, ठीक है। तो मैं मोलैरिटी को किसके बराबर कर देता, 10 इंटू वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट और डिवाइड बाई क्या कर देता यहाँ पे 34। तो यहां से मेरे पास क्या जाता, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट भी निकल के आ जाता, ठीक है। ठीक है, तो बस मोल कंसेप्ट में थियोरेटिकल इतने ही थे, ठीक है। अब जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करें कि मोल कंसेप्ट में सारे चैप्टर के जो बेसिक होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपका मोल कंसेप्ट पर अच्छे से कमांड है तो फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत से चैप्टर हो, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत चैप्टर हैं जो कि मोल कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे टर्म है जो हमको पता होने चाहिए,